विक्रम शाक्या अपने चैनल मैथ मैजिशियन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो 12th क्लास के लिए है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऊपर एक चैप्टर पढ़ा हुआ है रिलेशन एंड फंक्शंस। ये 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। हम इससे पहले 12th क्लास के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, जो कि 3rd एंड 4th चैप्टर हैं आपकी बुक के। और आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर पर चलेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस तरीके से हमारे 4 चैप्टर हो जाएंगे। तो शुरुआत मैंने 3rd चैप्टर से की थी मैट्रिसेस के साथ, फिर 4th कराया डिटरमिनेंट्स, और अब मैं फर्स्ट चैप्टर पर आया हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ये एक इंट्रोडक्शन है रिलेशन एंड फंक्शन का, तो इस वीडियो में हम केवल इंट्रोडक्शन लेंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में नहीं करेंगे। ठीक है, तो चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर चाहें तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जो इस तरीके से स्टडी करना चाहते हैं, ऑनलाइन स्टडी, तो उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का इंट्रोडक्शन रिलेशन एंड फंक्शंस। जैसे कि हम जानते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शंस जो है, हमने 11th क्लास में भी इंट्रोडक्शन लिया था, तो वहाँ का कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ काम आएगा। हालांकि मैं बेसिक से ही लेके चलूँगा, फिर भी कुछ चीज़ें आपको वहाँ की पता होनी चाहिए। जैसे बात करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स की। एक टर्म था, हम लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास में, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप लोगों ने देखा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कैसे निकाले जाते हैं या कैसे निकाला जाता है, मैं आपको समझाता हूं। सपोज लेट ए इज इक्वल्स टू, आपके पास कोई, आपने एक सेट मान लिया, छोटा सेट मानते हैं ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी ना जाए। हमने मान लिया कि जो ए है वो कोई एक सेट है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो होगा ए क्रॉस ए। मतलब किन्हीं 2 सेट्स का अगर हम क्रॉस कर दें तो उसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्रॉस करना आप लोगों ने 11th क्लास में सीखा होगा कि किन्हीं 2 सेट्स का हम लोग क्रॉस कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास ये ए है, अगर हम इसका क्रॉस करें तो कैसे करेंगे। अगर थोड़ा मैं समझाने पे आऊँ कि किस तरीके से मैं समझा सकता हूँ उसको, तो मैं अगर 2 सेट इस तरीके से बना लूँ, एक पहला भी ए है तो इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा भी ए है, इसमें भी एलिमेंट है 1 2 3। अब अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि किसी एलिमेंट को कितने तरीके से दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे 1 जो है हमारे पास पहला एलिमेंट है, इसे हम किस किस के साथ जोड़ सकते हैं। 1 को हम सबसे पहले 1 के साथ जोड़ सकते हैं, 2 के साथ भी हमारे पास ऑप्शन है जोड़ सकते हैं, और 3 के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। तो जैसे ए क्रॉस ए है, तो 1 को जब हम 1 के साथ जोड़ेंगे तो हमारा पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1 क्रॉस 1। ठीक, 1 को जब हम 2 के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा 1 क्रॉस 2, यानी कि 1 2 हम कॉमा के रूप में लिखते हैं। और फिर जब हम 1 को 3 के साथ जोड़ेंगे तब बनेगा हमारा 1 3। ये तो बात हुई 1 की। ऐसे ही हम 2 को भी तो जोड़ सकते हैं। अगर हम 2 को जोड़ सकते हैं तो 2 को हम 1 से भी जोड़ सकते हैं, 2 को हम 2 से भी जोड़ सकते हैं, और 2 को हम 3 से भी जोड़ सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो फिर से हमें मिल जाएंगे कुछ प्रोडक्ट। जैसे एक मिल जाएगा 2 1, एक मिल जाएगा 2 2, और एक मिल जाएगा 2 3, एज सिमिलर टू द प्रीवियस वन। अब हमारे पास तीसरा बचता है। क्या हम तीसरे को नहीं जोड़ सकते? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अगर आप चाहिए तो तीसरे को भी जोड़िए इसे। तो तीसरे को हम 1 से जोड़ सकते हैं, 2 से जोड़ सकते हैं, और फिर 3 से। सेम वही प्रोसेस। तो हमें 3 और एलिमेंट मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा 3 1, एक मिल जाएगा 3 2, और एक मिल जाएगा 3 3, और इसे हम एक सेट के अंदर बंद कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें कि हमारे पास ए कोई सेट है और हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं ए क्रॉस ए का, तो ए क्रॉस ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। जरूरी नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा सेम के साथ ही हो।
अगर आपके पास दो अलग अलग सेट हैं, जैसे एक ए है और एक बी है, तो आप ए क्रॉस बी करेंगे तो भी वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही बोला जाएगा। यहाँ पर मैंने एक ही सेट ले लिया और उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया, मतलब ए क्रॉस ए के साथ ही कर दिया। अगर मैं एक और सेट मानता बी जो कि ए से डिफरेंट होता, तो हम ए क्रॉस बी भी करते, तब भी वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आता। प्रोसेस यही रहता कि इधर के सारे एलिमेंटों को हम लोग इधर मैप करेंगे। जैसे मैंने 1 को तीनों के साथ मैप किया, ऐसे 2 को भी तीनों के साथ मैप किया और ऐसे 3 को भी तीनों के साथ मैप किया। तो जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे दूसरे एलिमेंट के साथ मैप्ड होने चाहिए। इस तरीके से जो हमें एलिमेंट मिलते हैं वो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोले जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। आप देख लीजिए अच्छे से कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, बहुत ही सिंपल होता है, आप लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, हम रिलेशन की तरफ कैसे चलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर रिलेशन का है। हालांकि 11th में हम लोग रिलेशन भी पढ़ चुके हैं। तो आइए देखें रिलेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया जो हमारे पास लिखा हुआ है। अब मैं अगर रिलेशन की बात करूं, रिलेशन को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल जो हमारा होगा वो आर होगा। और अगर हम रिलेशन की बात करें कि रिलेशन होगा क्या, तो रिलेशन जो होता है वो जो आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जितने एलिमेंट हैं अगर आप उन्हीं में से कुछ एलिमेंट उठाते हो तो वो रिलेशन बोला जाता है। तो एक सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन इज एन इक्वल सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अच्छे से समझने की कोशिश करना, रिलेशन इज एन इक्वल सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि जो रिलेशन आर होता है वो ए क्रॉस ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट हो सकता है या फिर उसके इक्वल हो सकता है। मतलब वो चाहे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंटों को कंसीडर कर सकता है या सारे एलिमेंटों को कंटेन कर सकता है, या फिर उसमें से कुछ एलिमेंटों को कंटेन कर सकता है। तो इस तरीके से आपके पास इतने सारे एलिमेंट हैं, आप चाहे तो इनमें से कुछ एलिमेंट ले लीजिए तो भी वो रिलेशन ही बोला जाएगा, और कुछ की जगह अगर आप सारे एलिमेंट ले लेते हो इसके तब भी वो रिलेशन ही बोला जाएगा। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो भी आपको दो सेट या एक सेट दे रखा है, अगर उनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है तो रिलेशन जो होगा वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होगा या कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो पूरा रफ करके मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक सिस्टम से लिख दिया ताकि हमारे पास बोर्ड में काफ़ी जगह बचे। तो मैंने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे निकाला था वही सारा एक साथ लिख दिया है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। यू कैन मैच दैट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पर। हम रिलेशन डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है या उसके इक्वल है। मैंने शॉर्ट में आपको क्लियर कर दिया है और आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर जो नई चीज है 12th क्लास पे वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन, और जो पूरी एक्सरसाइज हमारी चलेगी फर्स्ट वो भी टाइप्स ऑफ रिलेशन पर ही चलेगी। तो हमारे लिए जो नई चीज है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन है। अदरवाइज कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन ये हम 11th क्लास में इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। फिर भी मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो आपको बता दिया, और रिलेशन क्या होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट या उसके इक्वल हो सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम उस चीज पर चलते हैं जो स्पेशली हमें पढ़नी है फॉर द 12th क्लास। टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो पहला टाइप होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, अब हमें समझना होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसा होता है आइए जानकारी लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कुछ इस तरीके का होगा, उसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके की होगी कि रिलेशन आर इज इक्वल टू किस तरीके का होगा, उसमें एलिमेंट होंगे ऐसे स्मॉल ए कॉमा स्मॉल ए, फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू द कैपिटल ए। याद रखना, अगर आप लोग मिस कर गए हो या आप लोग भूल गए हो तो यहाँ पर जो कैपिटल ए था हमारा, अगर हमने जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जो हमारा कैपिटल ए था वो आपको याद होगा, वो कैपिटल ए था हमारा 1 2 एंड 3। रफ हो गया है, पहले मैंने लिखा था 1 2 एंड 3, तो आप देख लीजिए इसी के लिए हमने ये ए क्रॉस ए निकाला था।
तो अब आपको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव जो होता है वो इस तरीके का होता है। तो अब आपको समझना है कि इस तरीके का होता है, ये तो थ्योरेटिकल हो गया, हम इसे न्यूमेरिकल कैसे समझ सकते हैं। आइए देखें, ए क्रॉस ए का मतलब ये है कि आर में ऐसे सारे एलिमेंट होने चाहिए जो सेम सेम हो, जैसे ए ए, यहां भी ए, यहां भी ए, और ए क्या होना चाहिए, ए जो है वो कैपिटल ए को लाई करना चाहिए। जैसे एक मैं रिलेशन लिखूं, यहां पर अच्छे से समझने की कोशिश करना। एक मैंने रिलेशन लिखा 1,1, 2,2, एक और रिलेशन लिखा 1,1, 2,2, 3,3, और एक और लिखा 1,1, 2,2, 3,3, 3,2, 1,3 एंड 3,1 हो चुका है, 3,1। ओके, कुछ भी मैंने एक रैंडम 3 रिलेशंस लिख दिए हैं। अगर आप चाहो तो इन्हें R1, R2, R3 बोल दो, R1, R2 और R3। अब यहाँ पर सारी चीजें क्लियर कर लेना ताकि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं एक एक टाइप क्लियर कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने 3 रिलेशन यहाँ लिख दिए, तीनों के तीनों आप देख लो, R1 जो है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही हैं, 1,1, 2,2, 1,1 भी, 2,2 भी, तो ये इसी का सबसेट है। ऐसे ही यहाँ पर भी 1,1, 2,2, 3,3 ये भी तीनों इसी में ही है, और यहाँ पर जितने एलिमेंट लिखे गए हैं वो भी सारे के सारे इसी के ही हैं। ये 2 है, अगर आप कंफ्यूज कहीं हो रहे हैं, ये 2 है, तो ये भी सारे के सारे एलिमेंट यहीं लिखे हुए हैं। तो मैंने जितने भी यानी कि तीनों के तीनों जो रिलेशंस लिखे हैं वो सारे के सारे इसी के सबसेट हैं। अगर सबसेट है तो ऑब्वियसली वो रिलेशन है ही, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि ये रिलेशन है सारे के सारे। कोई भी ऐसे एलिमेंट जो इसके सबसेट से उठाए जाएंगे वो हमेशा रिलेशन बोले जाएंगे। तो अब अगर हम ये पूछें कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, मतलब रिलेशन तो है बट रिलेशन का स्पेशल टाइप जो हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंतर्गत आते हैं या नहीं, या आएंगे या नहीं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने रिफ्लेक्सिव की आपको एक जनरल फॉर्म दिखाई है कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम सेम एलिमेंट होते हैं और जो ए होना चाहिए वो किसको करना चाहिए, लाइक कैपिटल ए को। अब जैसे हम पहले पढ़ा, यहाँ सेम सेम है, 1,1 है, 2,2 है। अब 1,1 है, 2,2 है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ दोनों के दोनों एलिमेंट जो है वो सेम है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। बट ध्यान दो कि जो ए होना चाहिए वो कैपिटल ए को लाई करना चाहिए, और कैपिटल ए में कौन कौन से एलिमेंट है, कैपिटल ए में है 1, 2 एंड 3। इसका मतलब इसमें 1,1 यानी कि अगर ए 1 रहता है तो 1,1 आना चाहिए, बिल्कुल है। अगर ए 2 रहता है, क्योंकि 2 भी ए में ही है, तो 2,2 आना चाहिए, वो भी है हमारे पास। लेकिन अगर ए 3 को लाई कर जाता है, यानी कि ए कहा गया है जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए को लाई करता है, तो कैपिटल ए में 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3, तो 3 भी तो हो सकता है। अगर 3 हो सकता है तो इसमें 3,3 भी तो होना चाहिए था, जबकि वो नहीं है। तो याद रखिए कि रिफ्लेक्सिव में सेम सेम तो होना चाहिए, लेकिन वो सारे सेम सेम होने चाहिए जो ए में एलिमेंट हैं। तो सेम यहाँ पर ए में 3 एलिमेंट थे, तो 3 पेयर होने चाहिए थे सेम सेम के, लेकिन यहाँ पर केवल 2 ही पेयर हैं, एक 1, 1 और एक 2, 2। 3, 3 मिसिंग है। अगर 3, 3 भी होता तो ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता, जबकि ये अभी 2 को ही कंटेन कर रहा है। इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। ओके, बढ़ते हैं सेकंड पर। सेकंड आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। इसमें 1,1 है, 2,2 है और 3,3 भी है। इसका मतलब ए के तीनों एलिमेंटों के सेम सेम एलिमेंट है, 1, 1 भी, 2, 2 भी और 3, 3 भी। तो नो डाउट ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पर 2 चीजें क्लियर हो गई कि सेम सेम होना चाहिए और सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए, सारे के सारे एलिमेंटों का सेम सेम पेयर होना चाहिए जितने भी ए में है। इसमें सेम सेम तो थे लेकिन पूरे नहीं थे, इसमें सेम सेम भी हैं और पूरे भी हैं। अब एक और तीसरा केस, 1,1, 2,2, 3,3, यहाँ तक तो सेम सेम है। फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी दे दिए जो कि सेम नहीं है, जैसे 3,2, 1,3, 3,1। अब स्टूडेंट के दिमाग में ये आ सकता है कि भाई रिफ्लेक्सिव में तो हमने ये पढ़ा था कि सेम सेम एलिमेंट ही होने चाहिए, और जबकि यहाँ पर कुछ एलिमेंट जो है वो अनसेम है, यानी कि वो सेम नहीं है। तो अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल भी लिखा। रिफ्लेक्सिव सिर्फ वहां पर हो जाता है जहां पर आपके सारे के सारे एलिमेंट जो ए के हैं उनका सेम सेम पेयर बन जाए। अगर उससे एक्स्ट्रा भी बन जाता है तो रिफ्लेक्सिव पर कोई चेंज नहीं आता है, वो रिफ्लेक्सिव का रिफ्लेक्सिव ही रहेगा।
ठीक, बस उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे ये केस, इसमें एक छूट रहा था, इसमें पूरे हैं, उसके एक्स्ट्रा ही हैं, भले वो सेम नहीं है लेकिन सेम का पूरा पेयर है या पूरे एलिमेंट हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब है ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो 3 एग्जांपल्स आप देख लीजिए, तीनों केस आपके सामने बन सकते हैं। पहला सेम तो हो लेकिन पूरे सेम ना हो या सारे के सारे सेम ना हो। दूसरा सेम भी हो और सारे के एलिमेंट भी मैच हो। और तीसरा सेम हो, सारे एलिमेंट भी हो और उससे एक्स्ट्रा ही हो। अगर एक्स्ट्रा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी वो रिफ्लेक्सिव ही होगा। तो आई होप ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्सिव जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टाइप की तरफ, जो कि है सिमेट्रिक। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और सिमेट्रिक समझा रहा हूं। आइए देखें सिमेट्रिक क्या है। ठीक, सिमेट्रिक किस तरीके का होता है? सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म। सिमेट्रिक ये कहता है कि इफ A, B बिलोंग्स टू R, अगर A, B R को लाइक करता है, देन B, A is also belongs to R। तो B, A भी R को बिलोंग करना चाहिए। वेयर या फॉर एवरी A, B belongs to A। जो A, B है या A और B है वो दोनों के दोनों एक ही एलिमेंट होने चाहिए। ये सारे एग्जांपल्स मैं इस प्रोडक्ट के लिए दे रहा हूं जो ये आपके सामने लिखा हुआ है, मतलब A के लिए। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ देखें, क्या ये कहना चाहता है कि A, B अगर R को लाइक कर रहा है तो B, A भी R को लाइक करना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। आइए देखें, मैं फिर से कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं। R1 पहला एग्जांपल, मैंने पहला एग्जांपल रखा यहाँ पर 1, 2 और 3, 2 और 2, 1। यहाँ पे मैंने इसे रोक दिया। एक और मैंने रिलेशन लिखा R2। ठीक है, R2 ऐसा लिखा 1, 2, 3, 2, 2, 1 एंड 2, 3 एंड R3। एक तीसरा रिलेशन मैंने लिखा। तीसरा रिलेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। पहले तो हम पहले 2 को क्लियर कर लें, फिर मैं तीसरे को क्लियर करूंगा या तीसरे को लिखूंगा। अब जैसे मैंने पहले 2 लिखे हैं R1 और R2, अगर आप R1 देखेंगे तो 1, 2, 3, 2 और 2, 1। आपसे पूछा गया है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या फिर नहीं। सबसे पहले सिमेट्री की डेफिनेशन देखिए कि अगर कोई एलिमेंट A और B R को लाइक कर रहा है तो B, A भी R को लाइक करना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। जैसे अगर मैं इसको उठाऊं 1, 2 ये R में है, क्योंकि ऑब्वियसली R1 तो मैंने सिर्फ इसलिए लिख रखा है क्योंकि मुझे 2-3 लिखने, अदरवाइज ये R ही माना जाएगा। तो 1, 2 R में है, तो इसका उल्टा B, A मतलब 2, 1 भी R में होना चाहिए। तो 2, 1 भी R में है। यहाँ तक तो क्लियर है कि ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। लेकिन दूसरे एलिमेंट पर आइए 3, 2। अब अगर 3, 2 भी R में है तो इसका भी उल्टा R में ही होना चाहिए। तो 2, 3 भी कहाँ होना चाहिए था? R में, जबकि आप देखो 2, 3 R में नहीं है। अगर 2, 3 R में नहीं है तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि जो R1 है ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, तो ये याद रखिए, जितने भी एलिमेंट R में हैं उनके सभी के उल्टे, यानी कि सभी का जो रिवर्स ऑर्डर है वो इसी में होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको समझने के लिए बोलूं, अब जैसे यहाँ पर देखिए 1, 2 क्या इसका रिवर्स ऑर्डर है? यहीं से चेक करते चलिए। 1, 2 का रिवर्स ऑर्डर है हमारे पास 2, 1। 3, 2 का रिवर्स ऑर्डर है, बिल्कुल है 2, 3। कंफर्म है, जितने भी हैं एलिमेंट अगर उनके सबके रिवर्स ऑर्डर है तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक है। यहाँ पर ये बात लागू नहीं होती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट ही होने चाहिए। भले 2 ही एलिमेंट हो लेकिन उनके सबके रिवर्स ऑर्डर वहां पर अवेलेबल होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है। जैसे पिछली बार क्या था कि हम जब पढ़ रहे थे रिफ्लेक्सिव, तो उसमें था कि 1, 1, 2, 2 और 3, 3
तीनों ही जब तक नहीं आएंगे तब तक वो रिफ्लेक्सिव नहीं बोला जाएगा। अगर 1,1, 2,2 आ गया और 3,3 छूट गया तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं बोला जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर आपके पास चाहे भले 2 ही एलिमेंट हो या 4 ही एलिमेंट हो या 3 ही एलिमेंट हो, लेकिन सबके रिवर्स ऑर्डर अगर मिल रहे हैं तो वो फिर सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कोई नेसेसरी बाउंडेशन नहीं है कि ये आना जरूरी ही है, जब तक ये नहीं आएगा तब तक ऐसा नहीं होगा। यहां पर सिर्फ एक नेसेसरी कंडीशन है कि जितने भी एलिमेंट हैं उनके रिवर्स ऑर्डर होने चाहिए। अब जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिखूं, मैं एक एग्जांपल यहां से उठा लेता हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं उठा रहा हूं। सपोज मैंने एक एग्जांपल उठा लिया 3,1 या 1,3 और 3,1। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने उठा लिया, बस 2 ही एलिमेंट रखे, ज्यादा एलिमेंट भी नहीं रखे। अब आप देखो 3,1 और 1,3 दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो हर एलिमेंट का रिवर्स है। अगर हम 1,3 का देखें तो रिवर्स 3,1 है और 3,1 का 1,3। 2 ही एलिमेंट है लेकिन वो दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो इसका मतलब ये अनडाउटेडली जो होगा वो एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक, तो आई होप सिमेट्रिक का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हर एलिमेंट का रिवर्स एलिमेंट उसी में होना चाहिए। अगर हर एलिमेंट का रिवर्स एलिमेंट भी R में ही है तो वो जो R है उसको हम कहेंगे कि वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम अपना नेक्स्ट रिलेशन डिस्कस करते हैं जो कि है ट्रांजिटिव रिलेशन। आइए देखें ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर हम ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात करें कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, आइए इसे समझते हैं। इसकी जर्नल फॉर्म सबसे पहले देखते हैं। R इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझना, इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R, then A, C is also belongs to R, और फॉर एवरी वही A, B और जो C होने चाहिए वो बिलोंग करने चाहिए A। ध्यान से समझना, काफी क्रिटिकल केस रहता है, हालांकि उतना क्रिटिकल भी नहीं है, लेकिन अगर बाकी दोनों से कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर कहा गया कि इफ A, B बिलोंग्स टू R, अगर A, B R को बिलोंग कर रहा है, B, C भी R को बिलोंग कर रहा है, तो A, C भी अगर R को बिलोंग करता है, मतलब A, C, यहाँ पर देखो B पे खत्म हुआ तो अगला B से शुरू होना चाहिए, और फिर फर्स्ट और लास्ट जो है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट जो है वो फर्स्ट और लास्ट अगर ये भी R को लाई कर जाते हैं तो वो R जो है, यानी कि वो रिलेशन जो है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन बोला जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, मैंने एक एग्जांपल लिखा R1, मैंने एक एग्जांपल लिखा R1 कुछ इस तरीके का कि 2,3, 3,1 एंड 2,1, ये एक मैंने एग्जांपल लिखा, ध्यान से देखना। और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि क्या ऐसा केस यहाँ पर बन रहा है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले देखा 2,3, तो ये मैंने A और B मान लिया, सपोज ये ऑब्वियसली R में है तो हमने R में लिखा हुआ है। फिर 3,1, जहां से ये एंड हो वहीं से अगला एलिमेंट स्टार्ट होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ देखें तो 3,1, तो 3,1 बिल्कुल सही है, ये भी R में है। तो फिर क्या होना चाहिए, इसका पहला और इसका लास्ट, इसका पहला और इसका लास्ट, यानी कि ये, तो 2,1 भी कहाँ होना चाहिए, R में ही, तो वो भी R में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिए कि ऐसा केस बनना पहले जरूरी है कि AB जो है वो R में मिलना जरूरी है और BC भी R में मिलना जरूरी है, तब AC भी अगर R में आ जाता है, अगर ये दोनों R में है उसके बाद अगर AC भी R में आ गया तो आप समझ लीजिए कि फिर वो रिलेशन जो है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन बोला जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से देखिए, कहीं पर कोई डाउट हो या कहीं पे कोई भी क्लियरिटी आपको ना आ रही हो तो उसको डिस्कस करिए कि हम इसे कैसे क्लियर करेंगे। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, एक और एग्जांपल कैसा जो कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब अगर ट्रांजिटिव नहीं होगा तो कैसा हम रखेंगे, जैसे यहीं पर है, इसी को हम क्या करते हैं 2,3
और 3,1 ये तो दोनों रखते, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा ले लेते जो कि बनाता नहीं। जैसे मैंने सपोज एक एग्जांपल, एक एलिमेंट यहां से कुछ भी उठा लिया, सपोज 2,2 ऐसा उठा लिया एक एलिमेंट। तो अब आप देखो वही केस कि 2,3, 3,1, जबकि 2,1 इसमें होना चाहिए था, नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये रिलेशन नहीं होगा ट्रांसिटिव, जबकि ये वाला रिलेशन जो था वो ट्रांसिटिव था। तो दोनों केस समझ आ गए। अब एक तीसरा केस जो काफी अलग रहता है, इसे मैं अलग ही नोट करा रहा हूं, अलग ही। तीसरा केस कैसा होता है, जैसे मैंने एक एलिमेंट लिया 1,3, ठीक है, एक एलिमेंट ले लिया मैंने 2, सपोज 2,2 ऐसे करके एक एलिमेंट ले लिया, ठीक। ये दो एलिमेंट मैंने बनाए और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये ट्रांसिटिव है या नहीं। अब यहां पर गौर से देखो, ट्रांसिटिव की कंडीशन ये है कि पहले जो दो एलिमेंट होने चाहिए, मतलब ए बी और बी सी, दोनों के दोनों आर में आने चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखो, पहला 1,3, अब ये नेसेसरी कंडीशन थी कि जो नेक्स्ट एलिमेंट होना चाहिए था वो 3 से स्टार्ट होना चाहिए था, जैसे कि ऊपर वाले दो एग्जांपल्स, जबकि यहां पर जो दूसरा एलिमेंट है वो 3 से स्टार्ट है ही नहीं। मतलब ऐसे कोई दो पेयर हमें मिल ही नहीं रहे, ए बी और बी सी टाइप, जो ऑलरेडी आर में हो। तब स्टूडेंट का दिमाग ये काम करता है कि यार हमें ये दो पेयर मिले ही नहीं, इसका मतलब ये अब ट्रांसिटिव तो हो ही नहीं सकता। यहीं पर सबसे बड़ी गलती आप लोग कर देते हैं। ट्रांसिटिव होने के लिए पहले दो पेयर्स का होना आर में बहुत जरूरी है, उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि ये आर में, यानी कि ए सी आर में है या नहीं। अब अगर पहले दो पेयर ही आर में नहीं मिले तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्रांसिटिव नहीं है। तो याद रखिए, अगर ऐसा कोई केस बनता है जिसमें आपको ए बी और बी सी टाइप के कोई दो पेयर मिलते ही नहीं, मतलब पहला जहां पर एंड हो रहा है दूसरा वहां से स्टार्ट हो ही नहीं रहा, ऐसा कोई आपको पेयर मिल ही नहीं रहा, तो उस केस में वो रिलेशन हमेशा एक ट्रांसिटिव रिलेशन बोला जाएगा। याद रखिए, सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है हमारी कि हम मोस्टली क्या करते हैं, या नॉर्मल कंडीशन में हम यही कहते हैं कि ये नहीं होगा क्योंकि हमें पहले दो पेयर नहीं मिल रहे। लेकिन याद रखिए कि रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव होना या ना होना ये इस पर डिपेंड करता है, ए सी पर, कि अगर ए सी आर में बिलोंग करेगा तो ट्रांसिटिव होगा और अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा। और अगर बात यहां पर देखें तो ए सी तक पहुंची ही नहीं, क्योंकि ए बी और बी सी ही हमें नहीं मिल पाए, तो उस केस में हम ए सी तक पहुंच ही नहीं पाए, तो फिर उस केस में आप ट्रांसिटिव है या नहीं इस बारे में आप ये नहीं कह सकते कि नहीं है। तो उस केस में आप हमेशा क्या करेंगे, उसे पॉजिटिव में ही लेंगे, पॉजिटिव वे में ही लेंगे। तो हम हमेशा उसे यही कहेंगे कि ये एक ट्रांसिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर आपको ऐसे पेयर्स मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होती कि ए बी और बी सी आर में लाई कर रहे हैं, तो आप चेक कर लो कि ए सी आर में लाई कर रहा है या नहीं। अगर ए सी आर में लाई कर रहा है तो ट्रांसिटिव है, अदरवाइज ट्रांसिटिव नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन सिर्फ इसी केस में होती है, थर्ड वाले में, जब हमें वैसे पेयर मिलते ही नहीं। अभी आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तब आप देखेंगे कि रिलेशन ऐसा दे देगा जिसमें पेयर बनेगा ही नहीं ए बी और बी सी के टाइप का, मतलब ऐसा पेयर बनना मुश्किल हो जाएगा। उस केस में आंसर आप देखेंगे तो वो लिखा होगा कि इट इज अ ट्रांसिटिव रिलेशन, जबकि वहां पर कोई पेयरिंग नहीं बनी है। तो ये टाइप सबसे इंपॉर्टेंट टाइप रहता है, इसलिए इसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे 3 टाइप के रिलेशन है। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, जिसमें सेम एलिमेंट होने चाहिए और सारे एलिमेंट एक होने चाहिए और एक सारे एलिमेंट उसमें आने चाहिए। दूसरा था सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का सीधा फंडा है कि अगर ए बी आर में है तो बी ए मतलब उसका रिवर्स भी आर में होना चाहिए। और ये रहा आपका ट्रांसिटिव, जिसमें अगर ए बी और बी सी आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए, तभी वो ट्रांसिटिव होगा। और अगर ए बी और बी सी टाइप का केस बना ही नहीं तो फिर तो वो 100% ही ट्रांसिटिव होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव इज कॉल्ड अ इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। अ रिलेशन विच इज
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब जो हमने अभी तीनों टाइप पढ़े हैं, अगर कोई भी रिलेशन उन तीनों टाइप को फॉलो करता है या वो तीनों टाइप कंटेन करता है तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर उन तीनों में से कोई एक भी मिस हो जाता है, कि मान लिया कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, या रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, कोई भी एक टाइप अगर वो नहीं है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इक्विवेलेंस केवल उसी केस में होगा जिनमें वो तीनों फॉलो करता है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी एंड ट्रांजिटिव भी। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा समझाने लायक नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि आ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। दो और छोटे छोटे टाइप के रिलेशन है। एक्सरसाइज में आपसे ये चार ही पूछे जाएंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। एक और है आपका एम्पटी रिलेशन। एम्पटी रिलेशन और एक है यूनिवर्सल रिलेशन। मैं दोनों को एक साथ ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें है नहीं और ना ही कभी पूछा जाता है, फिर भी एक नॉलेज के लिए आप रख लीजिए दोनों को। एम्पटी रिलेशन नाम से ही क्लियर है कि अगर कोई रिलेशन आर इस तरीके का है कि वो फाई है, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो एम्पटी रिलेशन बोला जाएगा ऑब्वियसली। और अगर हम यूनिवर्सल रिलेशन की बात करें तो कोई एक आर अगर ऐसा है, आर जैसे हमने अभी कहा था कि रिलेशन जो है वो सब इसी से बनते हैं, ए क्रॉस ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही, वो इसी के एलिमेंटों से उठा के बनाए जाते हैं। अब अगर हम यूनिवर्सल की बात करें कि अगर कोई रिलेशन ऐसा बन जाए जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट आ जाए, मतलब ये सारे एलिमेंट अगर हम लिख दें आर में, तो वो आर जो है वो यूनिवर्सल बोला जाएगा। यानी कि आर इज इक्वल टू अगर हो जाता है ए क्रॉस ए, आर की वैल्यू अगर ए क्रॉस ए के मतलब पूरे के इक्वल जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, अगर वो सारे के सारे आर में आ जाते हैं तो हम आर को कहेंगे कि वो एक यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक, तो एम्पटी में एक भी नहीं आना चाहिए और यूनिवर्सल में सारे के सारे आ जाने चाहिए। जैसे यही लिखा है, अगर मैं यहाँ पर आर लिख दूं, ए क्रॉस ए को हटा के यहाँ पे मैं आर कर दूं, तो ये जो आर होगा ये आर, यही आर बोला जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि इसमें सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे हुए हैं। ठीक, तो ये हमारे हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी जो कि रिलेशन के ऊपर थी। सबसे पहले हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा कि अगर हम ए क्रॉस ए निकाल देते हैं तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। फिर हमने रिलेशन पढ़ा कि रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही एलिमेंटों से बनाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि रिलेशन इज अ इक्वल सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही इक्वल सबसेट होता है। और फिर हमने रिलेशन के टाइप पढ़े, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और फिर लास्ट में एक इक्विवेलेंस रिलेशन जो कि चार हैं, तो वो हमसे पूछे जाते हैं। और ये दो एक कॉन्सेप्ट के लिए कि एम्पटी रिलेशन क्या है और यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। एम्पटी बिल्कुल नल होना चाहिए सेट, और जो यूनिवर्सल है उसमें सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट आने चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, उसे कंप्लीट करेंगे और इनको न्यूमेरिकली भी और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकली शायद उतना अच्छे से समझ में ना आए। हालांकि मैंने एग्जांपल न्यूमेरिकल का ही इसीलिए दिया था ताकि चीज़ों को न्यूमेरिकली ही समझाई जा सके। फिर भी जब आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे, इतने सारे क्वेश्चन हैं उसमें, तो ये प्रैक्टिस से ये डाउट भी अगर थोड़ा बहुत आपके माइंड में है तो वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।